2022 उत्तर प्रदेश एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। एक एग्ज़ाम क्वेश्चन, क्या आप फैसिज्म और नाज़ीज़म और हिंदू राइट विंग हिंदुत्व में सिमिलैरिटीज़ पाते हैं? आर्ग्यूमेंट्स के साथ बताइए। एक स्टैंडर्ड एकेडमिक क्वेश्चन, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में इस तरह के कंपैरेटिव क्वेश्चंस हर रोज़ पूछे जाते हैं। इंडिया में वो टीचर जिसने ये क्वेश्चन पेपर में डाला सस्पेंड कर दिया गया। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल डालने की वजह से सस्पेंडेड। इस वीडियो में हम वही सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बार कोई सस्पेंड नहीं करेगा। ये वीडियो एक आइडियोलॉजी के बारे में है। वो आइडियोलॉजी जो 1925 में एक डॉक्टर के ड्राइंग रूम में शुरू हुई, वो आइडियोलॉजी जो एडोल्फ हिटलर से इंस्पिरेशन लेती थी, वो आइडियोलॉजी जो आज इंडिया की रूलिंग पार्टी को रूल करती है। मैं शुरू में एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्लियर करना चाहता हूँ। ये वीडियो हिंदुइज़म के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है। हिंदुइज़म एक एंशिएंट डाइवर्स ट्रेडिशन है जिसने दुनिया में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है और आज भी करता है, और जिसकी मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये वीडियो है एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में जिसने हिंदुइज़म को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। उसका नाम है हिंदुत्व, और इसकी कहानी शायद 21वीं सेंचुरी की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ में से एक है। सितंबर 1925, नागपुर, इंडिया। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का दौर अपनी पीक पर। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर, एक डॉक्टर जो पहले कांग्रेस में था, गांधी की मूवमेंट में काम कर चुका था, अपने छोटे से घर में कुछ लोगों को इकट्ठा करता है। कोई बड़ी रैली नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई माइक्रोफोन नहीं, सिर्फ 17 लोग, जवान लड़के, कुछ टीचर्स, डॉक्टर्स, सब हिंदू। ये सब मिलके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS। इस वक्त ब्रिटिश इंडिया का पॉलिटिकल क्लाइमेट बहुत वॉलेटाइल था। नेशनलिज्म और ऑटोनॉमी के आइडियाज पनप रहे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में चौरी चूरा के बाद टूट गया था। गांधी जेल में। खिलाफत मूवमेंट जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सबसे बड़ा सिंबल था, वो भी बर्बाद हो चुका था। मोपलर रिबेलियन, कोहाट राइट्स, मुल्तान राइट्स, हर तरफ कम्युनल टेंशन। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल का खेल अपने जोर पर। लोग पूछ रहे थे, क्या हम सिर्फ ब्रिटिश से लड़ रहे हैं या अंदर ही अंदर एक और लड़ाई शुरू हो चुकी है? हेडगेवर ने उस घर के उस छोटे से कमरे में बैठकर फैसला किया, हिंदूज को एक अपनी ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन फोर्स चाहिए। फिजिकल ट्रेनिंग, मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन, एक मजबूत हिंदू समाज। गांधीयन थॉट कोऑपरेशन और कोएग्जिस्टेंस की थी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस। हेडगेवर की सोच इंटॉलरेंट थी। हिंदूज अलग और सुपीरियर नेशन है, माइनॉरिटीज के लिए यहाँ जगह नहीं। लेकिन ये आइडिया अचानक नहीं आया। इसके पीछे था एक और आदमी जो हेडगेवर से भी पहले ये ब्लूप्रिंट लिख चुका था। 1922 रत्नागिरी जेल। विनायक दामोदर सावरकर वहाँ बंद था। सेल्युलर जेल काला पानी अंडमान से 1921 में लाया गया था। ब्रिटिश ने उसको 2 बार फांसी की सज़ा सुनाई थी, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वो वहाँ बैठकर यूरोप की हिस्ट्री पढ़ रहा था, इटालियन रिजॉर्गिमेंटो, जर्मन यूनिफिकेशन। उसने रियलाइज़ किया कि एक मजबूत नेशन बनाने के लिए एक कॉमन आइडेंटिटी चाहिए, एक कॉमन एनिमी, एक कॉमन प्राइड। उसी जेल में 1922 में सावरकर ने एक छोटी सी पैम्फलेट लिखी। नाम था हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू। ये मॉडर्न हिंदुत्व का सबसे पहला, सबसे डेंजरस और सबसे कॉन्सिक्वेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसका इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। आज भी ये पैम्फलेट हिंदुत्व के फॉलोअर्स का बाइबल है। सावरकर के हिसाब से हिंदू वो नहीं जो सिर्फ पूजा पाठ करता है। हिंदू वो है जिसकी पितृभूमि फादरलैंड और पुण्य भूमि होली लैंड दोनों हिंदुस्तान में है। ये सुनने में एक स्पिरिचुअल ओपिनियन लगता है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन मैसिव थी। सावरकर के मुताबिक सिर्फ हिंदू ही हिंदुस्तान में रहने का हक रखते थे। अगर जो हिंदू होने के इन पैरामीटर्स पे फिट नहीं होता, वो हिंदू नहीं, तो यानी वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार भी नहीं। मतलब एक मुस्लिम, चाहे उसके दादा परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, चाहे वो यहाँ 100 साल से रहता हो, उसकी पुण्य भूमि मक्का है। एक क्रिश्चियन, चाहे वो इंडिया में पैदा हुआ हो, उसकी पुण्य भूमि जेरूसलम है। इसलिए सावरकर के हिसाब से ये दोनों ट्रू हिंदूज नहीं और हिंदुस्तानी भी नहीं, वो फॉरेन है, नॉन सिटीजन्स। उनके लिए इंडिया सिर्फ एक जगह है, लेकिन उनका असली घर कहीं और है।
इस सिंगल डेफिनेशन, एक छोटी सी पैम्फलेट ने 1.4 बिलियन लोगों की ज़िंदगी बदल दी। ये आरएसएस की बेसिक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बनी और उसके फ्यूचर रिलीजियस और पॉलिटिकल एंडेवर्स की जस्टिफिकेशन। इमेजिन करो 1931 की दुनिया को। यूरोप में आग फैल रही है, ग्रेट डिप्रेशन ने फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं, लाखों लोग बेघर, भूखे। लिबरल डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन और फ्रांस का घमंड था, अब कमज़ोर, बेअसर और क्योटिक लग रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सिस्टम ही गलत है? इसी बीच इटली में बेनितो मुसोलिनी 1922 से फैसिज्म का नया निज़ाम खड़ा कर चुका है, डेमोक्रेसी का ऑल्टरनेट। ब्लैक शर्ट्स की परेड्स, जहां हर जवान एक तरह से फौजी है। स्कूलों में बच्चों को एक कंट्री एक लीडर का मंत्रा रटाया जाता है। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, जहां बच्चों को मिलिटराइज किया जाता था। उनके दिमाग में नेशनलिज्म और डिसिप्लिन भरा जा रहा था। जर्मनी में हिटलर उठ रहा था। पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग मैन पॉपुलिस्ट का ज़माना शुरू हो चुका था, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म दोनों के खिलाफ। इंडिया में आज़ादी की लड़ाई अपने पीक पर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था लंदन में, लेकिन हिंदू महासभा और कुछ हिंदू नेशनलिस्ट थिंकर्स के लिए असली सवाल था सिर्फ ब्रिटिश से आज़ादी नहीं, बल्कि हिंदू समाज को रीजनरेट करना है। खिलाफत मूवमेंट के बाद कम्युनल राइट्स ने उन्हें यह कन्विक्शन दे दिया था कि इंटरनल एनिमीज जो उनके नज़रिए में मुस्लिम्स थे, उनको काउंटर करने के लिए एक डिसिप्लिन मिलिटराइज्ड हिंदू फोर्स चाहिए। आरएसएस 1925 में डॉक्टर के.बी. हेडगेवर ने शुरू किया था, लेकिन उसका रियल आर्किटेक्ट और मेंटोर था डॉक्टर B.S. मूंजे, एक डॉक्टर टर्न पॉलिटिशियन जो हेडगेवर का गुरु और क्लोज फ्रेंड था। मूंजे ने लंदन कॉन्फ्रेंस से वापस आते हुए डिलिबरेटली हिटलर डिटूर किया। सिर्फ साइट सीइंग नहीं, वो जानता था कि फैसिज्म का मॉडल उसके सपने के लिए परफेक्ट है। मार्च 1931, रोम। उसने मिलिट्री एकेडमीज देखी, फिजिकल एजुकेशन स्कूल्स देखे और सबसे इम्पोर्टेंट मुसोलिनी के बलीला यूथ कैंप्स। 2 दिन तक उनकी डायरी में ये लिखा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हिंदू बच्चों को मिलिट्री रीजनरेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। फिर 19 मार्च 1931, 3 बजे दोपहर, पलाज़ो वेनेजिया, मुसोलिनी के हेडक्वार्टर्स। मुझे पर्सनली डूची से मिला। मुसोलिनी उसे जानता था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉलो कर रहा था। उसने गांधी के बारे में पूछा, राउंड टेबल के बारे में पूछा। मुझे ने खुल के कहा, हम मिलिट्री ट्रेनिंग चाहते हैं हिंदू यूथ में। मीटिंग के बाद मुझे डायरी में लिखता है, उसने मुसोलिनी को ग्रेट मैन कहा, पावरफुल पर्सनैलिटी। ये डायरी आज भी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में आर्काइव्ड है। इटालियन रिसर्चर मार्जिया कासोलारी ने 2000 में इसको पहली बार पूरी तरह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में पब्लिश किया। डायरी का एग्जैक्ट हिस्सा ये है, फैसिज्म का आइडिया लोगों में यूनिटी पैदा करता है। इंडिया और ख़ास तौर पे हिंदू इंडिया को कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए मिलिट्री रीजनरेशन के लिए हिंदूज़ की। हमारी इंस्टीट्यूशन आरएसएस इसी तरह की है। ये मुझे के अपनी वर्डिंग थी। अपनी डायरी में उसने क्लियरली कहा कि आरएसएस को फैसिस्ट लाइंस पर रिमोल्ड करेंगे, हिंदू सोसाइटी को मिलिटराइज करने के लिए। ये सिर्फ एक आदमी की क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये हिंदुत्व का आइडियोलॉजिकल डीएनए में एक टर्निंग पॉइंट था। यूरोप के फैसिज्म से डायरेक्ट इंस्पिरेशन। फिर आता है अगला चैप्टर, आरएसएस का दूसरा आर्किटेक्ट एमएस गोलवालकर, जिसे सब गुरुजी कहते थे। 1939 यूरोप में वॉर के बादल गरज रहे हैं। हिटलर ऑलरेडी न्यूरम्बर्ग लॉज ला चुका है। ज्यूज़ को सिस्टमैटिकली पर्ज किया जा रहा है। इसी साल गोवालकर ने लिखी अपनी किताब वी और आवर नेशन आर डिफाइंड। ये किताब आरएसएस का आइडियोलॉजिकल कोर बन गई। इसमें गोलवालकर ने ओपनली हिटलर और मुसोलिनी के मॉडल्स को कोट किया, रेस प्राइड की मिसाल दी और ये लिखा लिटरली उनके अपने अल्फाज। जर्मनी ने दुनिया को हैरान कर दिया सेमेंटिक रेसेस ज्यूज़ को पर्ज करके। रेस प्राइड अपनी सबसे ऊंची सतह पे उधर मैनिफेस्ट हो गई है। जर्मनी ने यह भी दिखाया कि कैसे डिफरेंट रेसेस का एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करना मुश्किल है। हमारे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा लेसन। रुको एक सेकेंड, वो आदमी जो अगले 33 साल तक आरएसएस का चीफ रहा, उसने नाज़ी जर्मनी के जूइश पर्ज को इंडिया के लिए एक अच्छा सबक कहा, एक लेसन जो हिंदुस्तान में सीख सकते हैं। ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई एलिगेशन नहीं, ये उसकी अपनी किताब के प्रिंटेड वर्ड्स हैं। मिडल ईस्ट आया, कैरावान मैगजीन, द वायर और कैम्ब्रिज जैसे एकेडमिक जर्नल्स ने इसे बार बार कोट किया है। जब ये कोट बाहर आया और फेमस हुआ तो आरएसएस ने कहा यह गोवालकर की किताब नहीं थी, ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन था गणेश दामोदर सावरकर की मराठी किताब का। लेकिन 2021 में कैरावान मैगजीन की गहरी इन्वेस्टिगेशन ने टेक्सचुअल एनालिसिस की। धीरेंद्र के झा ने दिखा दिया
नाज़ी आइडियाज़, रेस प्योरिटी वाले पैसेजेस वो सब गोवालकर के अपने थे। ओरिजिनल मराठी टेक्स्ट में ये नहीं थे, ये उनकी अपनी सोच थी। और इस सब के साथ 1940 में जब गोवालकर आरएसएस का चीफ बना, उसने एक नया स्लोगन दिया जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल गया। एक ध्वजा, एक नेता, एक विचारधारा, एक झंडा, एक लीडर, एक आइडियोलॉजी। क्या तुम जानते हो कि ये फ्रेज़ असल में कहाँ से आया? Ein Volk, ein Reich, ein Führer, नाज़ी जर्मनी, हिटलर का ऑफिशियल स्लोगन, वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। ये पैरेलल्स कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, एकेडमिक्स ने इसे गहराई से डॉक्यूमेंट किया है। सब ने ये फैसिस्ट और नाज़ी इन्फ्लुएंसेस को आरएसएस की शुरुआती दिनों से लिंक किया है, जो आज भी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को शेप कर रही है। अब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि इस मूवमेंट के ओरिजिन्स 20th और 21st सेंचुरी की सबसे डेंजरस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में मिलते हैं। अब देखते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करती है। आरएसएस की कोर यूनिट है शाखा, ब्रांच, डेली गैदरिंग। क्या होता है शाखा में? सुबह या शाम एक मैदान में यूनिफॉर्म पहनना, डार्क ब्राउन ट्राउजर्स, ब्लैक कैप, वाइट शर्ट, फिजिकल ड्रिल, लाठी एक्सरसाइजेज, योगा। फिर बात आइडियोलॉजी की, हिंदू राष्ट्र की, माइनॉरिटीज़ के थ्रेट्स की। ये सब वॉलंटरीली अटेंड करते हैं, कोई फोर्स नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं, लेकिन हर रोज़ एक ही जगह, एक ही मैसेज, एक ही कमांड स्ट्रक्चर। कल्ट रिसर्चर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, मैं उनको लिस्ट करता हूँ। 1. कैरिज्मेटिक अथॉरिटी स्ट्रक्चर, सर संग झलक, द सुप्रीम चीफ जिसकी बात फाइनल होती है। 2. अस देम मेंटालिटी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एंटी नेशनल एलिमेंट्स। 3. डिमांड फॉर अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी, एक नेता, एक आइडियोलॉजी। 4. कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, शाखा में जो बात हो जाती है वही सच्ची है। 5. सेपरेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं समझता वो दुश्मन है। क्या मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस एक कल्ट है? मैं कह रहा हूँ कि एकेडमिक लिटरेचर में जेफर लॉर्ड से आउटलुक इंडिया तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्यूमेंटेड हैं। अब इसकी रियल पावर समझने का वक्त है। आरएसएस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कैरावान मैगजीन ने 2025 में एक मल्टी ईयर इन्वेस्टिगेशन की, द आरएसएस प्रोजेक्ट। उन्होंने 25,000 ऑर्गेनाइजेशंस मैप किए, आरएसएस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? बीजेपी, पॉलिटिक्स, इंडिया की रूलिंग पार्टी, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, रिलीजियस मोबिलाइजेशन, बजरंग दल, यूथ विंग, स्ट्रीट वायलेंस, एबीवीपी, स्टूडेंट्स यूनियन, यूनिवर्सिटीज़ में, विद्या भारती, 13,000 स्कूल, सेवा भारती, सोशल वेलफेयर, स्लम्स में, डिजास्टर रिलीफ में, बीएमएस, लेबर यूनियन, बीकेएस, फार्मर्स यूनियन, स्वदेशी जागरण मंच, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। सोचो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में हर जगह है। जब आप एक पॉलिटिशियन को सुनना चाहते हैं, बीजेपी है। जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, विद्या भारती है। फ्लड आता है, सेवा भारती रिलीफ देती है। जब आप यूनिवर्सिटी में, एबीवीपी है। आउटलुक इंडिया ने इसको डिस्क्राइब किया अ शैडो स्टेट, एक पैरेलल स्ट्रक्चर जो इंडिया के हर इंस्टीट्यूशन में है बिफोर बीजेपी केम टू पावर, और आफ्टर बीजेपी केम टू पावर ये शैडो और एक्चुअल स्टेट मर्ज हो गई। अब एक वाकया जो आरएसएस की कहानी में एक डार्क चैप्टर है। 30 जनवरी 1948, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारी। गांधी जो इंडिया का फाउंडर था, जिसको बापू कहा जाता है, मार दिया गया। नथुराम गोडसे कौन था? एक आरएसएस प्रचारक, फुल टाइम आरएसएस वर्कर। बाद में उसने हिंदू महासभा ज्वाइन की, जो आरएसएस की पॉलिटिकल सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी। गोडसे ने कोर्ट में खुद कहा, मैंने गांधी को क्यों मारा? क्योंकि वो मुस्लिम्स के हक में बोलता था, क्योंकि उसने पाकिस्तान को पैसे दिए, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ था। गांधी की असैसिनेशन के बाद आरएसएस पर बैन लगा दी गई। 1948 में गोलवालकर अरेस्ट हुआ। आरएसएस ने कहा गॉडसे का हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं, वो छोड़ चुका था। लेकिन बाद में आरएसएस के अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस ने, जैसे धीरेन्द्र झा की बायोग्राफी गोलवालकर फादर ऑफ इंडियन फैसिज्म, ने डिटेल किया कि गॉडसे आरएसएस के बैकग्राउंड से था। और एक खौफ की बात, दिसंबर 1947 में एक आरएसएस मीटिंग रोहतक रोड, दिल्ली में, गोलवालकर ने खुद कहा, अगर गांधी मुसलमान को सपोर्ट करता है तो उन्हें खामोश किया जा सकता है। 3 हफ्ते बाद गांधी मार दिया गया। आरएसएस ने ये एलिगेशन डिनाई की, लेकिन पैटर्न काफ़ी हॉन्टिंग है।
आज कई बीजेपी के और आरएसएस के लीडर्स हैं जो गोडसे को सही और गांधी को गलत बोलते हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। बाद में आरएसएस ने गांधी को अपने पैंथियन में डाल दिया, उनकी मार्टर लिस्ट में। वही गांधी जिसके मर्डर के साथ उनका कनेक्शन था। ये एकेडमिक स्कॉलर्स के हिसाब से इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी की एक कोर कैरेक्टरिस्टिक है, अपने खुद की हिस्ट्री दोबारा लिखना। गांधी के कत्ल के बाद हिंदुत्व मूवमेंट जिंदा तो रही, लेकिन मार्जिन्स पर। बैन्स, अरेस्ट, टैबू, 40 साल तक ये आइडियोलॉजी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के फ्रिंजेस पर रही, सही वक्त के इंतजार में। 1980s के एंड में वो वक्त आया, एक डिसीजन लिया गया, अब आइडियोलॉजी को मैस बनाना है। हर मैस मूवमेंट को चाहिए होता है एक कहानी, एक जगह, एक इमोशन जिसके पीछे लोग इकट्ठे हो सकें। वो जगह थी बाबरी मस्जिद, अयोध्या। क्लेम क्या था ये कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद उस जगह पर बनी थी जहां राम पैदा हुए थे, और ये भी कि 16th सेंचुरी में बाबर के दौर में एक एग्जिस्टिंग राम मंदिर तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनाई गई थी। ये क्लेम मूवमेंट का कोर बन गया। सीरियस हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जैसे रोमिला थापड़ और आर एस शर्मा इस क्लेम पर एग्री नहीं करते, और मिडीवल इंडिया में रिलीजियस साइट्स का रीयूज अनकॉमन नहीं था। लेकिन कल्ट लाइक पॉलिटिक्स में प्रूफ से ज़्यादा पावरफुल होता है बिलीफ, और बिलीफ रेपिटेशन से आता है। 1980s VHP ने कैंपेन लॉन्च किया, राम जन्मभूमि मूवमेंट। स्लोगन, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, जो उस वक्त एक छोटी सी पार्टी थी, इस मूवमेंट के साथ ओपनली अलाइन हो गई। यहाँ से रिलीजन और पॉलिटिक्स फॉर्मली मर्ज होने लगते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी लॉन्च करता है राम यात्रा, सोमनाथ से अयोध्या। हर रैली में एक ही मैसेज, ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये हिंदू राष्ट्र की इज्जत का सवाल है। वहां पर मंदिर बन के रहेगा, उसी स्थान पर बन के रहेगा। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। इस यात्रा के बाद पूरी इंडिया में कम्युनल टेंशन्स भड़क उठी, राइट्स, पोलराइजेशन, फेयर। फिर एक और फोर्स एंटर होती है, बाल ठाकरे और उसकी पार्टी शिवसेना, मुंबई से। स्ट्रीट पावर, मिलिटेंट रेटरिक। बाल ठाकरे ओपनली कहता है अगर बाबरी तोड़ना क्राइम है तो वो इस पर गर्व करता है। तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी, ये नेशनल हो चुकी थी। फिर आया 6 दिसंबर 1992, अयोध्या। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग, कार सेविक्स, आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी कैडर्स, स्टेज पर सीनियर लीडर्स लाल कृष्ण आडवाणी, मूर्ति मनोहर जोशी, उमा भारती। ऑफिशियली ये एक सिंबॉलिक कार सेवा थी, पीसफुल। फिर मॉब बैरियर्स तोड़ देते हैं, लोग स्ट्रक्चर पर चढ़ जाते हैं, हथौड़े, रस्से, पुलिस प्रेजेंट, इंटरवेंशन लिमिटेड, और कुछ घंटों में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। एक 16th सेंचुरी मस्जिद दिन के उजाले में, कैमरास के सामने। इसके बाद पूरे इंडिया में राइट्स फैल गए, 2000 से ज़्यादा लोग मरे, ज़्यादातर मुस्लिम्स। मुंबई, सूरत, भोपाल। फिर एक और झटका, मुंबई 1993, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट्स, 300 से ज़्यादा लोग मरे। इन्वेस्टिगेशन ने लिंक किया अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से, इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम। ये ब्लास्ट्स वाइडली देखे गए एज रिटेलिएशन फॉर द राइट्स आफ्टर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। अब नैरेटिव चेंज हो चुका था, गांधी के कत्ल का हिस्ट्री का गुस्सा अब प्रेजेंट के डर से रिप्लेस हो रहा था। पूरी 1990s में ये साइकिल रिपीट होता रहा, राइट, रिटेलिएशन, फेयर, पोलराइजेशन। और इस सब के बीच बीजेपी ग्रो करती रही। फ्रेंड्स से कोलिशन पार्टनर, कोलिशन से नेशनल पार्टनर। 1998 बीजेपी लेड गवर्नमेंट सेंटर में। सिस्टम रेडी था, कैडर ट्रेंड था, नैरेटिव सेट था। बस एक चीज़ बाकी थी, पावर का रियल टेस्ट। और उसके लिए एक आदमी ऑलरेडी पोजीशन में था, गुजरात में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 1950 में गुजरात में पैदा हुआ एक गरीब ओबीसी फैमिली। कब आरएसएस में आया ये डॉक्यूमेंटेड है। वो बचपन में आरएसएस शाखा में जाता था,
1973 में मैं आरएसएस का प्रचारक बन गया फुल टाइम। उन लोगों में से जो शादी नहीं करते, घर नहीं बनाते, बस आरएसएस के लिए काम करते हैं। प्रचारक सिस्टम आरएसएस का मोस्ट डेडिकेटेड कैडर है। उनके मॉन्कहुड से कंपेयर किया जाता है सिर्फ आइडियोलॉजी के लिए। मोदी कई सालों तक प्रचारक रहा गुजरात में, फिर 2001 में बीजेपी ने उसे गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया। अब वो मोमेंट आता है जो मोदी की कहानी का टर्निंग पॉइंट है। 27 फरवरी 2002, गोधरा। साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी S6 कोच में आग लगी, 59 लोग मारे गए। ये लोग अयोध्या से वापस आ रहे थे। ये एक ट्रेजेडी है, इसमें कोई शक नहीं। जो इसके बाद हुआ वो इससे भी बड़ी ट्रेजेडी थी। अगले 3 दिन गुजरात में एक सिस्टमैटिक मैसेकर। आपने क्या देखा? कुछ नहीं, बस वो पत्थर मार रहे थे, वो लोग छुप गए थे। फिर बाद में मुसलमानों को मारा। कितने? वो तो हमने नहीं गिना। क्या सुना है? कुछ ज़्यादा ही मरे, औरतें ज़्यादा मरी और बच्चे। वो आपने देखा? हाँ, लाश निकाली थी ना ट्रक में। जब हमला हो रहा था तब भी देखा आपने? नहीं, दूसरे दिन लाश निकाली थी ना ट्रक भर भर। कितने ट्रक भरे थे? 4। जितने 100, 200, 300 कितने इंसान थे सबको घेर लिए। घेर के तुरंत पेट्रोल, केरोसिन ये सब फेंकने लगे। उसमें सब जलने लग गए। अब आँख तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने बुझा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार की कोल थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरा मेरे नंदोई के हाथ में था, उसको मैं बचाने के लिए गई तो सारे जहरीले इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में, ये पाँव में, सब में आग लगी। ये छोकरा नहीं तो बचपन का फूल नुकसान हो गया। क्या हुआ? सफेद कैरवा भवानी के हाथ में कैरोसन का ऊपर से छांट दिया। नारे बोलते के साथ तो आग पकड़ गई। तो छोकरे का पैंट उतार के उसके छोकरे ने, भवानी ने आग में फेंक दिया मेरे छोकरे को। और मेरे को गुप्ती मारी तो गुप्ती जाके आगे गिर गई है। फिर भी बोल रहा अम्मी तुम भाग जाओ, तुमको मार नहीं करो। मेरा बच्चा अक्खा जल रहा है और अपनी परवाह नहीं कर रहा। मेरा बच्चा अक्खा जल चुका और ये छोकरी मेरी वही तो एकदम तोड़ गई। हमारा दिल जानता अंदर से, ऊपर से कैसे रहते, अंदर हमारा अंदर ही अंदर दिल हमारा घुर गया। हम इतनी दूर चले यहाँ से रो रास्ता तो वहाँ पूरा खेतर भर रहा है। मर चुके जो बचना चाहते, आग में से निकलना चाहते, तो निकल के भाग रहे, उनके साथ बेइज्जती करिए बराबर। कोई ने मुंह बंद कर लिया, कोई ने नाड़े तोड़ दिए, कोई ने कुछ कराए। जिन उनके साथ और कौसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी, तो वो तो भारी पैर से तो थी, तो उसका पेट फाड़ के बच्चा तलवार पे लिया। ये भवानी। मेरे घर के भी 10 इंसान इसमें मरे हुए, इसके घर के 19। मेरी मदर, दादी, बड़े अब्बा, चाची, 2 भाभी, 2 भतीजी, एक भतीजा, एक भाई, सब इसके भी पूरे घर वाले शहीद हुए। टोटल इनको हमारे सामने ही शहीद करा था, पूरे सबको जलाया, काटा, मारा। मेन जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, पुलिस ने FIR के अंदर से उनके नाम हटा दिए थे और अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। आधे लोगों को अरेस्ट करा है और आधे ऐसे ही घूम रहे। जो मेन जो है ना विश्व हिंदू परिषद के, वो घूम रहे। विकिपीडिया की एंट्री के मुताबिक, जो UN, ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पर बेस्ड है, गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक 790 मुस्लिम्स और 254 हिंदूज मार दिए गए, 2500 जख्मी, 223 मिसिंग। स्कॉलर्स कहते हैं एक्चुअल नंबर काफ़ी ज़्यादा था। ये कोई राइट नहीं था। हिस्टोरियन जी पांडे ने कहा ये राइट्स नहीं थे, ये ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मैसेकर्स थे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रास ने कहा एविडेंस एक प्री-मीडिएटेड, कोऑर्डिनेटेड एंटी मुस्लिम पोग्राम की तरफ पॉइंट करता है। गुलबर्ग सोसाइटी, एहसान जाफरी, एक फॉर्मर कांग्रेस MP के घर में 68 लोग छुप गए। मॉब ने घर जला दिया, डजन्स मारे गए इंक्लूडिंग जाफरी। नरोदा पाटिया, एक पुलिस ट्रेनिंग कैंप के बिल्कुल साथ मैस मैसेकर। US स्टेट डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इस वायलेंस में मुलविस थे और एविडेंस था कि पुलिस ने एक्ट नहीं किया जब मुस्लिम्स को मारा जा रहा था।
यूएस कांग्रेस मेंबर्स जॉन कॉनियर्स और जो पिट्स ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस की। मोदी ने रेशियल सुप्रीमेसी, रेशियल हेट्रेड एंड लेगेसी ऑफ नाज़ीइज्म प्रमोट की अपनी गवर्नमेंट स्कूल टेक्स्ट बुक के जरिए। मोदी का यूएस वीज़ा रद्द कर दिया गया 2005 में, यूएस बैन ऑफिशियली। ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने एक लीक्ड इंटरनल रिपोर्ट में कहा मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था उस क्लाइमेट के लिए जिसमें इस तरह का वायलेंस हो सका। और फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मोदी को क्लीन चिट दी। एसआईटी ने कहा नॉन प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस। ज़किया जाफरी, एहसान जाफरी की विडो ने चैलेंज किया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट अपहोल्ड की, लेकिन एमिकस क्यूरे राजू रामचंद्रन, सुप्रीम कोर्ट की खुद का अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेटर, ने एसआईटी के कंक्लूजन से डिसएग्री किया। क्रोल.इन ने 2019 रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किया सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में खुद मॉडर्न डे नीरोज फ्रेज यूज़ किया गुजरात गवर्नमेंट के बारे में। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट्स जो क्लीन चिट को चैलेंज कर रहे थे, जैसे तीस्ता सेतलवाद, को अरेस्ट का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा, मैं डॉक्यूमेंट और फैक्ट्स रख रहा हूँ और मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक मुल्क में जहाँ जुडिशरी पर प्रेशर है, जहाँ मीडिया कैप्चर्ड है, जहाँ डिसेंटर्स अरेस्टेड हैं, क्या नॉन प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस का मतलब इनोसेंट है? 2040 के इलेक्शन, मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था 12 साल से, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोटैगनिस्ट। बीजेपी की कैंपेन अनप्रेसिडेंटेड थी, एक लीडर एक फेस हर जगह। मोदी होलोग्राम्स हजारों जगहों पर एक साथ, पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप मैसेजेस, टारगेटेड डिजिटल प्रोपेगेंडा, हिंदू नेशनलिज्म प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक पैकेज। रिजल्ट, बीजेपी एक पार्टी, क्लियर मेजॉरिटी। ये वही इंडिया था जहां एक टाइम पर आरएसएस को बैन किया गया था उनके फाउंडर के कत्ल की वजह से, और आज आरएसएस का आइडियोलॉजिकल सिस्टर बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी। इंडिया में 30 साल में पहली दफा मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया, और वो जो आरएसएस का प्रचारक था, जिस पर गुजरात में मैसेकर का एलिगेशन था, जिसका यूएस आना बैन था, अब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर था। फिर 2019 में और बड़ी जीत, 2024 में थोड़ा वीक कोलिशन गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर। 10 साल में इंडिया में क्या बदला? Last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. 2015 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के कुछ ही अरसे बाद आमिर खान, जो कि इंडिया के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक हैं, ने ये इंटरव्यू दिया। एक ओपिनियन और फिर रिएक्शन आया। बॉयकॉट कॉल्स, एंटी नेशनल लेबल, सोशल मीडिया पर अब्यूज़, ब्रांड्स ने कॉन्टैक्ट तोड़ दिए। ये सिर्फ आमिर खान की कहानी नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि नया इंडिया क्रिटिसिज्म को कैसे ट्रीट करेगा। और ये एक छोटा सा ग्लिम्स था उस डायरेक्शन का जहां मोदी का इंडिया जा रहा था। अब हम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेड चेंजेस देखते हैं। प्रेस फ्रीडम, 2014 में इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140th प्लेस, 2023 में 161st प्लेस आउट ऑफ 180। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल सब इंडिया से ऊपर। NPR, CNN, CS मॉनिटर सब ने एक्सटेंसिवली कवर किया। 21 जर्नलिस्ट्स इन प्रिजन 2014 to 2023, 4 थे 2004 से 2013 में। 2023 BBC का इंडिया ऑफिस रेड, टैक्स ऑफिशियल्स ने 3 दिन तक जर्नलिस्ट के फ़ोन क्लोन किए, डॉक्यूमेंट सीज किए। ये रेड इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री के 3 हफ्ते बाद आया। नेटवर्क 18, 70+ मीडिया आउटलेट्स, वीकली ऑडियंस 800 मिलियन मोदी अलाइंड। माइनॉरिटीज, काओ विजिलेंटिज्म, डॉक्यूमेंटेड इंक्रीज पोस्ट 2014। मुस्लिम्स मॉब से मार दिए गए गौ रक्षा के नाम पर। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी ने डजन्स ऑफ केसेस डॉक्यूमेंट किए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देता है, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी आ सकते हैं, मुस्लिम
नहीं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स असम 1.9 मिलियन लोग स्टेटलेस, ज़्यादातर मुस्लिम्स। बुलडोज़र जस्टिस, मुस्लिम ओन प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर बिना ड्यू प्रोसेस के। हिजाब बैन 2022 में कर्नाटका स्कूल्स में। जुडिशल हिपोक्रेसी, बाबरी मस्जिद की कहानी 1992 में ख़त्म नहीं होती। डेमोलिशन के बाद इंक्वायरी सेट की गई थी। लिबरहैंड कमीशन, 16 साल तक इन्वेस्टिगेशन चली, हंड्रेड्स ऑफ विटनेसेस, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। कंक्लूजन, डेमोलिशन स्पॉन्टेनियस नहीं था, एक कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का रिजल्ट था। दूसरी तरफ क्रिमिनल केसेस, पॉलिटिकल लीडरशिप पे चार्जेस, सालों तक ट्रायल चलते रहे। स्पेशल कोर्ट की वर्डिक्ट, सब अक्यूज्ड एक्विटेड। रीजन, इनसफिशिएंट एविडेंस। मतलब डेमोलिशन इलीगल था लेकिन जिम्मेदारी लीगली प्रूव नहीं हुई। पैरेलल में एक और बैटल चल रही थी, जमीन किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फाइनल वर्डिक्ट, डिस्प्यूटेड लैंड राम मंदिर ट्रस्ट को, मुस्लिम्स को ऑल्टरनेटिव लैंड एलोकेट करने का ऑर्डर। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 का डेमोलिशन इलीगल था, लेकिन एक जगह जहां मस्जिद खड़ी थी अब वहां मंदिर बनेगा, स्टेट का ऑर्डर। कंस्ट्रक्शन फॉर्मली स्टार्ट होता है, नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इनॉग्रेशन करता है। एक मूवमेंट जो 1980s में शुरू हुआ, एक डेमोलिशन 1992 में, एक लीगल बैटल डेकेड्स तक, और फिर स्टेट endorses the act which it itself calls illegal. डेमोक्रेसी, फ्रीडम हाउस इंडिया 2021 में फ्री से पार्टली फ्री डिमोट किया गया। वीडेम इंस्टीट्यूट स्वीडन इंडिया 2023 में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कैटेगरी में। कश्मीर, अगस्त 2019 आर्टिकल 370 जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, एक रात में हटा दिया गया। 8 मिलियन लोग, 180 प्लस दिन, दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन। जर्नलिस्ट अरेस्टेड, पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्टेड, सिविलियंस अरेस्टेड UAPA की तहत, जो एंटी टेरर लॉ है जिसमें बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये चेंजेस एक डायरेक्शन में हैं, एक डायरेक्शन जो हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्र के ब्लूप्रिंट से मैच करती है। अब इस कहानी के इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क पर आते हैं। स्कॉलर्स के मुताबिक हर पावरफुल पॉलिटिकल मूवमेंट कुछ रिकरिंग टूल्स यूज करती है। आइडेंटिटी, नैरेटिव, मोबिलाइजेशन। हिंदुत्व मूवमेंट में भी ये पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। टूल 1, ग्रीवेंस नैरेटिव। हिंदुत्व डिस्कोर्स का एक सेंट्रल थीम है, हिंदूज ने लंबे दौर तक पॉलिटिकल और कल्चरल डोमिनेशन फेस किया, पहले कुछ मुस्लिम एम्पायर्स के दौरान, फिर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के नीचे। इस फ्रेमिंग को कई स्पीचेस और राइटिंग्स में हिस्टोरिकल इनजस्टिस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ कुछ कैंपेन्स जैसे घर वापसी ये कहते हैं कि इंडिया के मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के एंसेस्टर्स कभी हिंदू थे और उन्हें वापस लाना एक कल्चरल करेक्शन है। ये वही नैरेटिव टूल है जो हिटलर ने यूज़ किया जर्मन्स के डॉल्स्टॉस या स्टैब इन द बैक बिट्रेयल बाय इंटरनल एनिमीज की आइडियोलॉजी में। टूल 2, द एनिमी विद इन। पॉलिटिकल आइडेंटिटी अक्सर हम और वो के बीच बनती है, अस वर्सेस देम। क्रिस्टोफर जेफरवर्थ जैसे स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी का एक हिस्सा अपने आप को दूसरी कम्युनिटीज़ के कॉन्ट्रास्ट में डिफाइन करता है। क्रिटिक्स के मुताबिक इस डिस्कोर्स में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एंटी नेशनल एलिमेंट्स इंटरनल थ्रेट के रूप में फ्रेम किए जाते हैं। हैना आरेंट ने अपनी किताब द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में लिखा था, पावरफुल मैस मूवमेंट्स अक्सर एनिमीज क्रिएट करते हैं, रियल या इमेजिन्ड, जिनके अगेंस्ट यूनिटी बिल्ड की जा सके। हिंदुत्व के लिए ये एनिमीज मुस्लिम्स हैं। फॉलोइंग वीडियो में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख सकते हैं नेशनल टेलीविजन पे लाखों को स्पीच देते हुए ये अस वर्सेस देम का रेटरिक यूज करते हुए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। टूल 3, एजुकेशन एंड आइडियोलॉजी। RSS का विद्या भारती नेटवर्क इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल नेटवर्क्स में से एक है। हजारों लाखों बच्चे। इन स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता है? एकेडमिक जर्नल्स और गवर्नमेंट इंक्वायरीज ने डॉक्यूमेंट किया है कि मुगल रूलर्स को सिस्टमैटिकली फॉरेन इन्वेडर्स बताया जाता है। मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन सिविलाइजेशन मिनिमाइज की जाती हैं। हिंदुत्व वर्जन ऑफ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। बच्चे जो अभी पॉलिटिकल रीजनिंग और सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप कर रहे होते हैं, उनके जहन को मोल्ड करके उनको एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी का सेवक बनाना आसान है।
टूल फॉर डिजिटल मोबिलाइजेशन। डिजिटल एरा में नैरेटिव का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है सोशल मीडिया। भारतीय जनता पार्टी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में से एक माना जाता है। डिसइंफॉर्मेशन एट इंडस्ट्रियल स्केल, फेक न्यूज़, मैस सर्कुलेटेड वीडियोस, डॉक्टरेट इमेजेस, मुस्लिम्स के बारे में हॉरर स्टोरीज जो सच नहीं है लेकिन वायरल हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट ने डॉक्यूमेंट किया इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड सोशल मीडिया मैनिपुलेशन सम ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन द वर्ल्ड है। टूल 5 मीडिया लैंडस्केप। इंडिया का मीडिया इकोसिस्टम भी बदल रहा है। मुकेश अंबानी, नेटवर्क 18 ग्रुप और गौतम अडानी के एनडीटीवी एक्विजिशन ने ओनरशिप पैटर्न्स को रीशेप किया है। ये दोनों मोदी रिजीम से अलाइंड है और प्रो रिजीम मीडिया अब डोमिनेट करने लगा है। रविश कुमार एनडीटीवी के प्रोमिनेंट एंकर ने 2022 में रिजाइन किया टेक ओवर के बाद। क्रिटिक्स गोदी मीडिया टर्म यूज करते हैं प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया आउटलेट्स के लिए। आज इंडिया में एक एवरेज इंडियन जो सिर्फ मेन स्ट्रीम टीवी देखता है वो एक केयरफुली क्यूरेटेड रियलिटी में रहता है, जहां एक लीडर परफेक्ट है, जहां माइनॉरिटीज डेंजरस हैं, जहां क्रिटिक्स एंटी नेशनल हैं। और इंडिया के बॉलीवुड में भी ये ट्रेंड देखा जा सकता है, जहां रिजीम प्रोपेगेंडा मूवीज को स्पेशल अकोमोडेशन और प्रमोशन मिलती है। यहाँ एक डायमेंशन है जो बहुत लोग नहीं जानते। हिंदू स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ओवरसीज नेटवर्क डजन्स कंट्रीज में, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। क्या करते हैं ये शखास? कम्युनिटी इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, रिलीजियस गैदरिंग्स। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस ने डॉक्यूमेंट किया है डायस्पोरा नेटवर्क्स फंड रेजिंग और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। हाउडी मोदी, ह्यूस्टन टेक्सास, 50,000 लोग। नमस्ते ट्रंप। इंडियन डायस्पोरा अब सिर्फ कल्चरल ब्रिज नहीं, पॉलिटिकल फोर्स भी है। एक और डायमेंशन, इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज। हरदीप सिंह निज्जार वैंकूवर में मार दिया गया। कनाडा ने डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाया। और फिर सिस्टम के अंदर से आवाज़ें। यशवंत शिंदे, एक एफिडेविट में उसने क्लेम किया कोवर्ट ऑपरेशंस, फॉल्स फ्लैग अटैक्स, मॉस्क बॉम्बिंग्स जो मुस्लिम्स पर ब्लेम किए गए। ये सिर्फ उसके क्लेम है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन 2000s के दौर में कुछ टेरर इन्वेस्टिगेशंस में हिंदुत्व लिंक्ड नेटवर्क्स का नाम आया था। ये केसेस इंडिया में एक्सटेंसिवली कवर हुए। पॉलिटिक्स। राहुल गांधी, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं रहा। गवर्नमेंट का जवाब एंटी नेशनल। रंजन गोगोई 2019 बाबरी वर्डिक्ट के बाद राज्यसभा एक्सेप्ट कर ली। जुडिशरी पर भी सवाल उठते हैं। अब स्कॉलर्स। रामचंद्र गुहा, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी नहीं। क्रिस्टोफ जेफरलॉट, एथनिक डेमोक्रेसी। अमर्त्य सेन, प्लूरल इंडिया स्टेक पर है। अरुंधति रॉय, क्राइसिस नया नहीं लेकिन मोदी के आने से अनलीस्ड है। जेसन स्टैनली, इंडिया टेस्ट केस है, क्या फैसिज्म इलेक्शंस के थ्रू आ सकता है? लेकिन ये कहानी सिर्फ डार्कनेस की नहीं है, रेजिस्टेंस भी है। 2020 to 2021 फार्मर्स प्रोटेस्ट, साल भर लॉज वापस करवाए गए। स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स प्रेशर के बावजूद आवाज़ उठाते रहते हैं। रीसेंट इलेक्शन, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ख़त्म, कोलिशन वापस। ये शो करता है कि इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता। करोड़ों लोग इस विजन से एग्री नहीं करते। वो हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, लेकिन इंडियन हैं। और वो कहते हैं इंडिया सिर्फ एक आइडेंटिटी का मुल्क नहीं है। ये वो लोग हैं जो गांधी के सेक्युलर इंडिया के ख्वाब की लास्ट होप हैं। अब वापस उस टीचर की तरफ आते हैं जिसका जिक्र हमने इस वीडियो के स्टार्ट में किया था। 2022 में सस्पेंड हुआ। उसने एक एग्जाम में एक एकेडमिक क्वेश्चन पूछा था, क्या फैसिज्म, नाजीज़म और हिंदुत्व में सिमिलैरिटीज हैं? हमने इस वीडियो में देखा आरएसएस का फाउंडिंग एक नाजी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। गोलवालकर की बुक जिसमें होलोकॉस्ट को गुड लेसन कहा गया, मुंजे की डायरी, मुसोलिनी मीटिंग, बाबरी मस्जिद एक ऑर्गेनाइज्ड डेमोलिशन, स्कॉलर्स का कंसेंसस, पोग्राम, इंडिया में डेमोक्रेसी के गिरते हुए स्टैंडर्ड्स। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ केयरफुली, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, सिविल सोसाइटी काम करती है, कोर्ट्स अलाइव हैं। ये हंगरी जैसी सिचुएशन है या टर्की जैसी, जहाँ डेमोक्रेसी के फॉरम्स तो हैं लेकिन सब्सटेंस खोता जा रहा है। जब हिटलर ने नाजी जर्मनी में पावर ली थी तो उसने भी शुरू में डेमोक्रेसी का यूज किया था। वंस अ फैसिस्ट लीडर कम्स इनटू पावर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करता है। इन सब का पाकिस्तान से क्या लेना देना है? हम एक ऐसे मुल्क के नेबर हैं जो 1.4 बिलियन का है, जहां एक आइडियोलॉजी पावर में है जो एक्सप्लिसिटली एंटी मुस्लिम है। कश्मीर जो आज भी डिस्प्यूटेड है, वहां 8 मिलियन मुस्लिम्स हैं जो 2019 के बाद इंटरनेट ब्लैकआउट, कर्फ्यू, मैस अरेस्ट्स का सामना कर रहे हैं। ये आइडियोलॉजी समझना पाकिस्तान के लिए लग्जरी नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल ज़रूरत है। आइडियाज़ के पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है और आइडियाज़ जब वो कल्ट बनते हैं वो नेशंस बदल देते हैं।
फाइनली मैं वीडियो के एंड में ये बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ और एम्फेसिस डालना चाहता हूँ कि ये वीडियो हिंदुइज्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। करोड़ों हिंदूज हैं जो हिंदुत्व की रेसिस्ट आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते। ये वीडियो सिर्फ एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में है और वो आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी चलाती है।